ठीक है। अच्छा, अब लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन इज कि आप जो है वो जब डिफरेंट बोसॉन और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या था। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जब आप दो तीन डिस्ट्रीब्यूशंस को कंबाइन करते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स की, जिसका मीन है 20 और वेरिएंस है 5, और एक है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन वाई की जो है 50 और 10। ये दो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब मुझे अगर इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन को कंबाइन करना, ठीक है, तो उसके है कुछ रूल्स क्या है? सबसे पहला रूल क्या है कि अगर मुझे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है 2x की। अब 2x, बल्कि इसको 2x नहीं लिखो, इसको इस तरीके से लिखो कि अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है टू वैल्यूज ऑफ x, मैं क्या बोलता हूँ कि मैंने जो है वो दो अलग अलग x की वैल्यूज ली। दो वैल्यूज ऑफ x का मतलब है, जैसे मैं जो है वो एक एग्जांपल देता हूँ बिल्कुल बेसिक सी, कि मैं बोलता हूँ कि भाई ये जो x है ना, ये क्या है? ये लेस के पैकेट्स। ठीक है, ये लेस के पैकेट्स, और लेस का पैकेट कितने वाला है? ये 20 रुपए वाला लेस का पैकेट है। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला? टू वैल्यूज ऑफ एक्स का मतलब है कि दो अलग अलग लेस के पैकेट मैंने उठाए। तो अगर मैं दो अलग अलग लेस के पैकेट उठाता हूँ तो उनका मीन कितना हो जाएगा? उनका मीन हो जाएगा आपका, मीन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 2 × मीन करूंगा, तो ये आ जाएगा 40। यानी दो लेस के पैकेट्स का मीन कितना हो जाएगा? 40। और दो अलग अलग लेस के पैकेट का वेरिएंस क्या होगा? 2 × 5, ये आ जाएगा 10। ठीक है, दो लेस के पैकेट का मीन कितना होगा? 2 × मीन। और दो लेस के पैकेट का वेरिएंस क्या होगा? 2 × 10। समझ आ गई बात? सर एक बात पूछनी है। बोलो। सर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स में 20 को क्या बोलते हैं? मीन और वेरिएंस। सही है सर, सही है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड मैं बोलता हूँ कि भाई अब मैं दो अलग अलग लेस के पैकेट नहीं ले रहा, मैं एक ही लेस के पैकेट को डबल कर रहा हूँ। मैं एक ही लेस के पैकेट को डबल कर रहा हूँ, मतलब मैं पहले क्या कर रहा था? मैं पहले दो 20-20 वाले पैकेट ले रहा था, अब मैं एक ही पैकेट 40 रुपए वाला लेता हूँ। ठीक है, डिफरेंस समझो। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे पिछले वाले में था तो टू वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी दो वैल्यूज थी तो उसकी इक्वेशन बनी थी 2x, और यहाँ पे भी मैं डबल कर रहा हूँ तो इक्वेशन तो बनेगी 2x। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ पे मैं दो अलग अलग वैल्यूज ले रहा हूँ और उनको ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक ही वैल्यू को डबल कर रहा हूँ। तो जब मैं मीन निकालने जाऊंगा तो मीन तो इसका नॉर्मल तरीके से ही निकलेगा, 2 × 20 इक्वल्स टू 40। लेकिन वेरिएंस के लिए आप क्या करोगे? अब 2 से नहीं, 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। सर ये तो समझ में नहीं आ रहा, एक ही बात हो गई ना, डबल पैकेट एक या ही नहीं, दो। नहीं एक ही बात नहीं है बेटा, वही समझा रहा तो हूँ, फिर एक सर ही बात नहीं है पेपर कि में से पता चलेगा मुझे। बेटा क्वेश्चन में पता चल जाएगा आपको। टू वैल्यूज ऑफ एक्स का मतलब है कि दो अलग अलग वैल्यूज ली हैं आपने, एक एक्स की वैल्यू ली और दूसरी एक्स की वैल्यू ली, दोनों को आपस में ऐड कर दिया। और सेकंड वाली एग्जांपल का मतलब है कि आपके पास एक वैल्यू थी एक्स की, आपने उसी को डबल कर दिया। ठीक है, उसी को बड़ा कर दिया। एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लो कि भाई मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक जो है वो मैथ्स का लेक्चर है। ठीक है, लिख नहीं रहा, सिर्फ वर्बली समझा रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि बहुत गौर से सुनना। मैं बोलता हूँ कि मेरा एक मैथ्स का जो पीरियड होता है वो होता है 1 घंटे का। ठीक है, एक मैथ्स का पीरियड होता है 1 घंटे का। मुझे एक डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है कि मैं दो अलग अलग 1-1 आवर्स के स्लॉट में जो है वो अपना पीरियड कंडक्ट करूं। जैसे मैंने 2 से 3 एक पीरियड कंडक्ट किया, और फिर मैंने जो है वो 6 से 7 एक पीरियड कंडक्ट किया। मैंने दो अलग अलग 1-1 आवर्स के स्लॉट्स में अपना पीरियड कंडक्ट किया। ये एक एग्जाम्पल हो गई। ये एग्जाम्पल किसकी थी? कि आपने दो अलग अलग वैल्यूज ले ली एक्स। ठीक है,
दूसरी तरफ मैं बोलता हूँ कि भाई मेरा एक यूनिट होता है 1 आवर का, मैं जो है वो उसी यूनिट को एक्सटेंड करके कितना ले जाता हूँ, 2 आवर्स पे ले जाता हूँ। एक ही यूनिट को आप एक्सटेंड करके अगर 2 आवर्स पे ले जाते हो, तो अब आप मीन तो नॉर्मल तरीके से ही निकालोगे, लेकिन वेरिएंस के लिए 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। ये दो अलग अलग वैल्यूज हैं, इंडिपेंडेंट वैल्यूज, और ये है टाइम्स या मल्टीपल्स या परसेंटेज। ठीक है, किसी भी चीज को आप परसेंटेज में बढ़ा दो या टाइम्स कर दो या मल्टीपल्स कर दो उसका, तो उस केस में आप वेरिएंस के लिए उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो। समझ आ गई बात? क्वेश्चन में आपको बहुत क्लियरली बता देगा। या पैसों के केस में भी, पैसों के केस की एग्जांपल क्या, जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास जो है वो 5 लीटर का एक कैन है, और हर 1 लीटर जो है वो लेट्स से $100 का है। तो 5 लीटर के टोटल कॉस्ट की अगर डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होगी, तो हम जो है वो उसको 900 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पैसों के केस में भी अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास 5 लीटर का एक कैन है और हर 1 लीटर $100 का है, तो जब आप 5 पूरी कॉस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे ना, तो आप 100 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे इसको। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा? जल्दी से बताओ तो आगे चलें। जी सर। जी सर आगे। अशर, तलहा, जैनब। जी सर आ गई। जी सर आ गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया पहला रूल वेरिएंस का। ठीक है, रूल नंबर 1 कि आप इंडिपेंडेंट वैल्यूज में सिंगल सिंगल काम करते हो, और मल्टीपल्स या टाइम्स के केस में आप स्क्वायर से मल्टीप्लाई। रूल नंबर 2, अगर मुझे वो बोलता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ x प्लस वाई की, तो मैं मीन निकालने के लिए क्या करूंगा? मीन निकालने के लिए मैं जो है वो दोनों के मीन को ऐड कर दूंगा। 20 + 50 आ जाएगा 70। और वेरिएंस के लिए क्या करूंगा मैं? दोनों के वेरिएंसेस को ऐड कर दूंगा। 5 + 10। सर ये क्या बात हुई, ये तो कोई है ही नहीं, मसला ही नहीं है, हम दोनों को ऐड कर दिया सीधा सीधा। मसला कहाँ आता है? मसला आता है अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है x माइनस वाई की। तो x माइनस वाई की जब डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे तो मीन तो बेचारा मासूम है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस करोगे माइनस हो जाएगा, प्लस करोगे प्लस हो जाएगा। मसला आता है, तंग कौन करता है? तंग करता है वेरिएंस। वेरिएंस बोलता है कि नहीं भाई, आप भले ऊपर माइनस करो, जो भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा आपस में ऐड होऊंगा। वेरिएंस क्या बोलता है? मैं हमेशा आपस में ऐड होऊंगा, भले आप अपने डिस्ट्रीब्यूशंस को माइनस करो। तो रूल नंबर 2 क्या है कि वेरिएंस विल ऑलवेज बी एडेड। वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस will always be added। और आगे बात, ये हो गया रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, अगर मुझे जो है वो मीन निकालना है, x डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है x + 10 की, कोई मसला नहीं है, बना देते हैं, मीन निकाल लेते हैं। 20 + 10 आ गया 30। लेकिन वेरिएंस क्या बोलता है? नहीं भाई, आप डिस्ट्रीब्यूशंस को अगर ऐड करवा रहे हो तो सही है, मैं हो जाऊंगा,
लेकिन अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड या लेस कर रहे हो तो मुझे उससे दूर रखना, मैं उसको अपने अंदर ऐड नहीं करवाऊंगा। वेरिएंस आपका अनचेंज रहेगा। वेरिएंस आपका किसी कांस्टेंट वैल्यू के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से अनचेंज रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गई बात? यस सर। जल्दी से तो बताओ बताओ बेटा, चार्ट में क्लियर है बात? तीनों रूल्स क्लियर हैं? चलो क्वेश्चन उठाते हैं और ट्राई करते हैं उसको सॉल्व करना। सर 1 मिनट वापस ऊपर जाएगा प्लीज। ये रूल 3 पे। ये इसका माइनस वाला कोई सीन नहीं है। माइनस होगा तो भी अनचेंज रहेगा ना, माइनस हो या प्लस हो, वेरिएंस में कुछ भी नहीं आएगा। ओके। Large packets of sugar are packed in cartons, each containing 12 packets. The weight of these packets are normally distributed with mean 505 and standard deviation 3.1। अच्छा, हमें हमेशा जो है वो वेरिएंस के अकॉर्डिंग काम करना होता है, तो हम जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज नहीं करेंगे, हम वेरिएंस यूज करते हैं, यानी 3.2 का स्क्वायर लेंगे। The weights of the cartons when emptied are independently normally distributed between 150 and standard deviation 7 grams. Find the probability that the total weight of a full carton is less than 6200 grams। ठीक है, तो अब जो है वो उसने मुझे बोल दिया कि टोटल वेट जो है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टोटल वेट के लेस देन 6200 ग्राम्स होना चाहिए। सही है, तो अब इसको कैसे करोगे? अच्छा, हो सकता है हम सिर्फ आज यही करें क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा टाइम लगने वाला है। हम सैम्पलिंग को फिर नेक्स्ट क्लास में देखें। अच्छा, तो अब जो है सबसे पहले तो एक पैकेट का इसने मुझे मीन दिया हुआ है 505। ठीक है, तो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 505 मीन है और वेरिएंस है आपका 3.2 का स्क्वायर। ये आपकी एक जो है वो लार्ज पैकेट की डिस्ट्रीब्यूशन है। और कार्टन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कार्टन की डिस्ट्रीब्यूशन है दैट मीन इज 150 एंड वेरिएंस इज 7 स्क्वायर। टोटल वेट की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। टोटल वेट का मतलब है कि कार्टन प्लस 12 पैकेट्स। डिस्ट्रीब्यूशन टोटल क्या बनेगी? इक्वेशन बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका जो एक पूरा कार्टन आएगा उसमें किस किस का वेट होगा। एक तो आपका कार्टन का वेट होगा और दूसरा 12 लार्ज पैकेट्स का वेट होगा। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगी? आप इसका सबसे पहले निकाल लोगे मीन। मीन कैसे निकलेगा? मीन आप नॉर्मली करोगे, आपका जो है वो कार्टन का वेट कितना है 150 प्लस एक पैकेट का 500 है, तो 12 पैकेट्स का हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 505। बताओ कितना बनता है? 621। कितना? 6210। जी फिर आप वेरिएंस निकाल लेते हो। वेरिएंस क्या होगा? एक कार्टन का वेरिएंस कितना है? 7 स्क्वायर प्लस 12 पैकेट्स। अब ये 12 अलग अलग पैकेट्स हैं,
एक ही पैकेट को हमने 12 टाइम्स नहीं किया, हमने 12 अलग अलग पैकेट्स उठाए हैं, तो उनका वेरिएंस क्या होगा? आप नॉर्मल 12 से ही मल्टीप्लाई करोगे कि वेरिएंस को बताओ कितना आता है। क्या वाली बात नहीं समझ आई भाई? वो बोल रहा है कि एक पैकेट का वेरिएंस 3.2 स्क्वायर है, तो 12 अलग अलग पैकेट्स का वेरिएंस कितना होगा? तो हम 12 से मल्टीप्लाई करें या 12 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें? देखो 12 के स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब वो बोलता है कि आपने एक पैकेट को 12 टाइम्स किया है, यहाँ पे उसने 12 अलग अलग पैकेट्स उठाए हैं, तो उनके वेरिएंस के लिए आप सिर्फ उसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे। समझ आई बात? ठीक है। सर एक बार क्वेश्चन दोबारा दिखाएं। देख लिया। अच्छा, अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेस देन 200 की, तो आपका जो मीन आया है वो आ गया 6210, वेरिएंस आ गया आपका 171.88। प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेस देन 6200 की, बेल डायग्राम बना लोगे? आपने C+12 LP क्यों किया ये समझ नहीं आया। बेटा टोटल कार्टन के अंदर, अगर टोटल कार्टन का अगर आपको वेट देखना है तो उसमें किस किस चीजों का वेट आएगा बताओ? कौन कौन सी चीजों का वेट कंसीडर करोगे एक फुल कार्टन के अंदर? सारे पैकेट का। और कार्टन का अपना वेट भी तो आएगा ना? हाँ तो वो ऐड किया बस, कार्टन प्लस 12 पैकेट्स। सही है। अब मीन आ गया आपका बीच में 6210, और प्रोबेबिलिटी चाहिए 6200 से पीछे की, तो 6200 के ऊपर जेड वैल्यू निकाल लोगे, एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। हसन बेटा जाग रहे हो ना? बताओ वैल्यू क्या बन रही है? जेड वैल्यू बताओ, फिर प्रोबेबिलिटी बताओ जल्दी से। जी जी सर, जिंदा हूँ। हाँ, ये तो नेगेटिव में आ रही है। आने दो ना, क्या होगा? -0.7627। 0.763 माइनस को रिजेक्ट कर दोगे, 0.763 को जेड टेबल में ले जाओ जल्दी से। कैलकुलेटर में कैसे डालते हैं जेड टेबल वाली? वो कोचिंग में बता दूंगा। सर ये आ रहा है 0.7773। कितना? 0.773। 0.773, इसको 1 से माइनस करेंगे ना, क्योंकि रीजन 0.5 से कम वाला चाहिए। ठीक है, तो ये निकाल लेना, फिर आंसर जो भी बनता है। इसके पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 में क्या बोलता है? स्मॉल पैकेट्स ऑफ शुगर आर पैक्ड इन बॉक्सेस। देखो बड़े वाले पैकेट जो है वो कार्टन में फिल कर रहा है, और स्मॉल पैकेट जो है वो बॉक्सेस में फिल कर रहा है। द टोटल वेट ऑफ अ फुल बॉक्स हैज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
विथ मीन 3130 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2.1। यानी इसने पूरा जो है वो वेट, टोटल वेट आपको उसका बता दिया है, स्मॉल बॉक्स का, कार्ट बॉक्स और अंदर के पैकेट सबका मिला के बता दिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ अ रैंडमली चूजन फुल कार्टन का जो टोटल वेट है वो लेस देन है डबल द वेट ऑफ अ रैंडमली चूजन फुल बॉक्स। टोटल वेट आपका कार्टन का जो है, टोटल वेट ऑफ द कार्टन इज लेस देन डबल द वेट ऑफ द बॉक्स। तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या बनी, कार्टन इज लेस देन 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स। ये बात समझ में आई? टोटल वेट कार्टन का इज लेस देन डबल द वेट ऑफ द बॉक्स। ठीक है। और हमेशा आप क्या करते हो, हमेशा आप सारी डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीजें है ना, उनको एक साइड पे ले जाते हो और दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बनी, c माइनस 2b इज लेस देन 0। ये इक्वेशन समझ में आ गई सबको? बोलो, जल्दी से बोलो। जी सर आगे। जी सर आगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस c माइनस 2b की डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। सबसे पहले हम इसका निकालते हैं मीन। मीन कैसे निकलेगा? मीन आपके पास टोटल कार्टन का जो है वो वेट दिया हुआ है, निकाल चुके हो आप, कितना 6210 टोटल कार्टन का। तो ये आ गया 6210 माइनस बॉक्स का मीन उसने आपको बताया हुआ है कितना है, 3130। तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3130, बताओ कितना आता है? -50 है। -50। सर यहाँ अच्छा, डबल, ये डबल वाली बात कर रहे हैं ना, तो हम उसको स्क्वायर अभी नहीं करेंगे? करेंगे, वेरिएंस करेंगे। अच्छा, ये आ गया हमारा मीन, कार्टन का मीन -2 टाइम्स ऑफ बॉक्स का मीन। अब निकालने जा रहे हैं हम वेरिएंस। वेरिएंस के लिए पहली बात तो ये थी कि वेरिएंस हमेशा आपको प्लस करके देगा। ये रूल देखा था, रूल नंबर 2, कि वेरिएंस हमेशा ऐड होता है। तो अब आप जब वेरिएंस निकालने जाओगे तो कार्टन का वेरिएंस कितना है, 171.88। अब यहाँ पे इक्वेशन में माइनस है, लेकिन फिर भी आप वेरिएंस के लिए हमेशा क्या करते हो, प्लस करते हो। और प्लस डबल द बॉक्स है, डबल द बॉक्स, तो डबल की वजह से आप 12 2 से नहीं, 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे किसके वेरिएंस को, अपने बॉक्स के वेरिएंस को, विच इज 12.1 का स्क्वायर। समझ आ गई बात? प्लस क्यों किया, क्योंकि वेरिएंस हमेशा प्लस होता है, माइनस नहीं होता। और 2 के स्क्वायर से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे डबल द बॉक्स। अगर ये बोलता कि 2 बॉक्सेस हैं तो फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करते। समझ आ गई बात? क्लियर है बेटा ये वाली बात? निकालो जरा वेरिएंस कितना बनता है। वन 80.29 आ रहा हाँ, है, 180.29। 180.29 हो ही नहीं सकता इतना कम। सेवन 57.52। नहीं सर, 767.24 आ रहे हैं। So 757.52.
एक सिंपल सी कैलकुलेशन में 10 बच्चों का 10 अलग आंसर आता है। 767.2724 आ रहा है। सही सर 767.52 ही है। 757 है बेटा। हाँ हाँ वही तो बोल रहा हूँ। अब लेस देन जीरो की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, क्या आराम से। आपके पास मीन है, आपके पास वेरिएंस है, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेस देन जीरो की, आराम से निकल जाएगी। हाँ ठीक है, अगला सवाल पे जाते हैं। ठीक है, डायग्राम क्या बनेगी इसकी। मीन आपका बीच में आएगा -50, और जीरो ऑब्वियसली इससे पीछे होगा, और आपको जीरो से लेसर की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो निकालो, जेड वैल्यू निकालो, और उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी देख लो कितनी बनती है, उसको एंड में 1 से माइनस कर देना। सही है। सर फाइनल आ रहा है 0.0355। 0.0355। हाँ सर ये 1 से माइनस होता ना हाँ, सर, लेकिन मार्किंग स्कीम में तो नहीं किया हुआ इसने। एक मिनट एक मिनट, -50 है, तो जीरो कहाँ मार्क होगा, जीरो इसके आगे मार्क होगा ना, हमने इससे पीछे मार्क कर दिया है, बंद हो गया। -50 से आगे होगा ना जीरो यार, उससे पीछे थोड़ी होगा। -50 के बाद आता है ना जीरो, तो जीरो यहाँ पे कहीं पे होगा, और आपको इससे पीछे की चाहिए, तो ये बड़ा वाला रीजन चाहिए। तो 1 से माइनस नहीं होगा, बगैर 1 से माइनस वाला आंसर बताओ। 0.965। अरे बताएं क्या बोला। भाई आपका मीन है -51, और आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए लेस देन जीरो। तो जीरो जो है वो -50 से आगे होगा या पीछे होगा। आगे होगा। आगे होगा ना, तो उससे जब लेसर जाओगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी 0.5 से ज्यादा वाली रिक्वायर्ड होगी, तो इसलिए 1 से माइनस नहीं करेंगे। सही है। सही है। अच्छा, अगला सवाल आ गया था। चलो ये सवाल आप लोग खुद करोगे। ईच कैंडिडेट्स ओवरऑल स्कोर फॉर एन essay is calculated as follows. The mark for creativity is noted by C, penalty for spelling is noted by S, and the overall score is defined by C minus half S. अब जब भी इक्वेशन दी हुई होगी, आप हमेशा उसको स्क्वायर वाले का तरीके से करोगे, यानी वेरिएंस के लिए जो भी नंबर है आप उसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, मीन तो नॉर्मली ही निकलेगा, लेकिन वेरिएंस के लिए हमेशा प्लस होता है, और वेरिएंस के लिए आप स्क्वायर वाले से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, चलो 5 मिनट दे रहा हूँ, उसको ट्राई करो। भाई आपने मीन निकाला सबसे पहले इसका, सी का मीन कितना है 29,
0.5 टाइम्स 17, ये आ गया 20.5। ये तो आसान है। वेरिएंस के लिए इसमें दो चीजें हैं। एक चीज तो ये कि इसका सी का वेरिएंस आ गया सीधा सीधा 105, और वेरिएंस के लिए हमेशा प्लस होता है, और यहाँ पे 0.5 है तो 0.5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे आप एस का वेरिएंस। 0.5 के स्क्वायर से क्यों करोगे? क्योंकि जब भी इक्वेशन खुद से देगा ना वो, तो आप हमेशा स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करोगे। समझ आ गई बात? अब बता दो इसका आंसर क्या आ रहा है। सर 108.75 आ रहा है। वन 108.75। ठीक है। आपने ऐड इसके लिए किया क्योंकि वेरिएंस हमेशा ऐड होता है इसलिए। वेरिएंस हमेशा ऐड होता है इसके। अब उसने सर ये प्रोबेबिलिटी, टेबल की वैल्यू आएगी वो 1 से माइनस होगी। अभी कुछ भी नहीं होगा बेटा, अभी कुछ भी नहीं सर होगा। तो आपने 0.5 को स्क्वायर क्यों करा? आपको तो 15 को करना चाहिए। 15 को क्यों करोगे बेटा? जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसके स्क्वायर करते हैं। 15 तो वेरिएंस है। ये तो इसने खुद दिया हुआ है नहीं तो। हाँ तो 15 तो वेरिएंस है ना बेटा, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उसका स्क्वायर करते हैं यार। ठीक है। अब वो प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं फाइंड द प्रोपोर्शन, मतलब प्रोबेबिलिटी रिसीविंग अ नेगेटिव ओवरऑल स्कोर। नेगेटिव का मतलब होता है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेस देन 0 की। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? लेस देन 0। समझ आ गई बात? अब आपके पास मीन भी है, आपके पास वेरिएंस भी है, तो सर x आपको 0 होगा फिर। प्रोबेबिलिटी चाहिए x 0 हो जाए। ठीक है, डायग्राम बनाओगे, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लो। समझ आ गई बात? डायग्राम बना लोगे इसके, यहाँ पे आ जाएगा 20.5, बीच में आ जाएगा 20.5 और 0 इससे पीछे होगा, और आपको 0 से लेसर वाला रीजन चाहिए। ठीक है, तो z पे z वैल्यू निकाल लोगे, 0 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। जो भी आंसर आएगा उसको z टेबल में ले ये जाओगे और माइनस 9.66। हाँ जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो 1 से माइनस कर दोगे जो भी करेंगे ना। प्रोबेबिलिटी। ठीक सर है, जब भी x लेस देन एनी नंबर होगा तो हम 1 से माइनस करेंगे। माइनस आएगा। अगर छोटा वाला रीजन आ रहा होगा तो 1 से माइनस करेंगे। ठीक है। फाइनल आ रहा है 0.0225। 0.025। ठीक है, अशर, हसन, जैनब, बेटा क्लियर है? जी सर। चलो अगले सवाल पे आते हैं। अच्छा, आप इसके लिए क्या करोगे? द नंबर ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल इन मिलियंस एक्सट्रैक्टेड पर डे in two oil fields A and B is modeled by the independent and variables X and Y. X की distribution दी थी, Y की distribution दी थी. The income generated by the oil from the two fields is $90 per barrel for A and 95 per barrel for B. अब मैंने एक बात बताई थी कि भाई जब भी पैसों की भी बात होगी तब भी आप स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हर एक बैरल के ऊपर 90 टाइम्स आपको जो है वो पैसे मिल रहे हैं। तो आप जब इसका वेरिएंस निकालने जा रहे होगे तो 90 के स्क्वायर और 95 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। जल्दी से मुझे इसका मीन और वेरिएंस निकाल के दो। टोटल बताना है ना, तो $90 पर बैरल आपको उसका पैसे मिल रहे हैं। एक है तो 90 मल्टीप्लाई बाय 3.2 3.2। प्लस 95 मल्टीप्लाई बाय, ये सिर्फ a के नहीं बताना है। नहीं सर, ये एक का बताना है। अच्छा एक ही बता, तो ये आ जाएगा आपका मीन। और वेरिएंस के लिए आप क्या करोगे? 90
स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर विच इज 0.4 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज बताओ। सर ये 90 इसका स्क्वायर इस वजह से, और मुझे दो फील्ड्स थे। 90 स्क्वायर इसलिए क्योंकि आ रहा है हमेशा, पहला वाला। क्योंकि 90 टाइम्स आपको अर्निंग हो रही है इस वजह से। अच्छा 1296 288 नहीं सर, वेरिएंस है। नीचे उल्टा लिख वाला, दिया सर। हाँ सर उल्टा लिख दिया। 1296 वेरिएंस है। जी, और 288 मीन है। सेकंड पार्ट है कुछ इसका? हाँ है सर। मतलब इसमें हर सवाल में मीन और वेरिएंस भी निकालना होता है क्या? हाँ, मेन काम वही है। अब वो बोलता है फाइंड आउट वैल्यू द टोटल इनकम प्रोड्यूस बाय द टू फील्ड्स इज एटलीस्ट 670 मिलियन, यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। टोटल प्रॉफिट जो है, टोटल इनकम, इनकम इज एटलीस्ट 670। तो पहले आप टोटल इनकम की इक्वेशन बनाओगे, टोटल इनकम बाय ए और टोटल इनकम बाय बी। ठीक है, तो टोटल इनकम बाय ए का आप मीन और वेरिएंस निकाल चुके हो। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम तरीके से आप टोटल इनकम ऑफ बी की वैल्यूज निकालोगे और उन दोनों को आपस में ऐड कर दोगे और फिर प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे ग्रेटर देन 670 की। समझ आ गई बात? सर ये एटलीस्ट लेस देन होगा कि ग्रेटर है? ग्रेटर देन होता है एटलीस्ट का मतलब। सर इसमें स्क्वायर नहीं होगा? आपने होगा तो ना, greater 95 का equal to स्क्वायर। बेटा एक ही बात है, इक्वल्स टू ना लिखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही बात। सर 670 मिलियन लिखा हुआ है, तो इसको बस 670 के उस हाँ ऊपर, लिख दो। हाँ ऊपर जो वैल्यूज हैं 670 मिलियन, हम्म। ऊपर जो वैल्यूज हैं हमारी वो क्या है? सर वो तो पर वो इन डॉलर है। मिलियंस ही है ना, वो इन मिलियंस ही है। नंबर ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल्स इन मिलियंस ही है ना वो। हाँ ठीक है सर, इन मिलियंस ही है, सही। सर मीन आ रहा है 296.5 और वेरिएंस है 4545। ऐड करने के बाद हाँ सही है। और वो सर x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहा है -0.393। ठीक है, और किसने निकाला बेटा? मीन 5025 आ रहा है। 95 मल्टीप्लाई बाय 4.3 ये इसका मीन आ गया, और 95 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.6 स्क्वायर ये इसका वेरिएंस आ गया। इन दोनों को आपस में ऐड कर दोगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर दोगे तो दोनों का टोटल मीन और वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, क्या आ रहा है टोटल मीन और वेरिएंस? 696.5 और 696.5 और 4545। 4545। अब डायग्राम बनाएंगे। और मीन आएगा आपका बीच में विच इज 696.5। आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए 670 से ज्यादा की। रयान बेटा नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 से माइनस करना है या नहीं। 1 से माइनस करना है या नहीं आपको बताएगी आपकी डायग्राम। अगर प्रोबेबिलिटी जो रिक्वायर्ड वाली है, जो आपका शेडेड रीजन बन रहा है, वो 0.5 से ज्यादा है
तो फिर 1 से माइनस नहीं करेंगे। समझ आई बात? सर ये बात हम डायरेक्ट, ये जो जैसे आए इनकम जो है वो ग्रेटर देन 670 है, तो ये हम डायरेक्ट देख कर नहीं कर नहीं, सकते अगर डायरेक्ट देख के डायग्राम नहीं, बनाए? डायग्राम बनाना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर वो मुझे बोलता है लेस देन 670 तो फिर मैं 1 से माइनस करना पड़ता मुझे। तो अगर आप इतना ज्यादा सोच सकते हो, डायग्राम दिमाग में बना सकते हो, तो फिर नहीं बनाओ, लेकिन उसमें गलती के चांसेस है ना बेटा, बनाने में क्या कितनी देर लग जाएगी। सर इसमें 1 से तो ठीक है। माइनस करना पड़ेगा ना हमें। क्यों करना पड़ेगा यही तो तलहा? मैं बोल रहा हूँ। सर क्योंकि सर इसमें आप निकालें, वैल्यू निकालें, चले आगे सॉल्व करें। बेटा ये वाला रीजन 0.5 से कम है या ज्यादा है, मुझे सिर्फ इतने सवाल का जवाब दे दो। ये वाला ये तो तो ज्यादा है सर, ये वाला सर तो तो ज्यादा फिर ये तो तो फिर क्यों माइनस करोगे? ये तो ठीक है, लेकिन मार्किंग स्कीम में तो 7 से माइनस क्या हो? नहीं हो सकता ऐसा, या दूसरी फिर बात तुम लोगों ने बताओ। मीन गलत निकाला है। नहीं नहीं, मीन गलत नहीं निकाला, पता है क्या सर, आप वैल्यू तो निकाले। सर ये आपने शायद इक्वेशन गलत बनाई है, प्रोबेबिलिटी जो है ना। नहीं हो सकता पॉसिबल। टोटल इनकम निकालनी है, टोटल इनकम की हमने इक्वेशन बनाई हुई है यहाँ पे। टोटल इनकम हमारे पास आ रही है 696.5, और मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल इनकम प्रोड्यूस्ड बाय द टू फील्ड इज एटलीस्ट 670। एटलीस्ट 670 का मतलब होता है ग्रेटर देन 670, और ग्रेटर देन 670 आपका इसी रीजन पे बनेगा, 1 से माइनस नहीं होगा, भले उसने जो भी किया हुआ। तो जेड वैल्यू निकालो कितनी बनती है, और उसके अंदर 11 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 0.6528, और 0.6528 आपका फाइनल आंसर है। मार्क स्कीम में उसने जो भी किया है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही आपका फाइनल वो आंसर। सर वो मार्किंग स्कीम में इसने गलत किया, पता है, सर लेकिन इसका आंसर यही आ क्योंकि रहा है जो आंसर आपका आ रहा है। सेम आ रहा है, आप वाला आ रहा है आंसर इसका। तो बेटा पहले एक ही दफा में सुन लो ना, होशियारी नहीं किया करो। अब एक चीज समझा रहा हूँ तमीज से, जिस तरीके से उसी तरीके से कर। माइनस पे 1 से माइनस करना है, डायग्राम नहीं बनानी, अपनी तरफ से करना है तो फिर अपनी तरफ से कर लो, या फिर जो मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से कर लो। ठीक है, माइनस को आप हमेशा इग्नोर करोगे, अपनी डायग्राम बनाओगे। डायग्राम में अगर रीजन आपको 0.5 से ज्यादा वाला रिक्वायर्ड है तो 1 से माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर डायग्राम में रीजन 0.5 से कम वाला होता, यानी अगर वो मुझे बोलता कि ये वाला रीजन फाइंड करके दो लेस देन 670 वाला, तो फिर मैं 1 से माइनस करता। अभी मुझे 0.5 से ज्यादा वाला रीजन रिक्वायर्ड है, तो इसलिए मैं 1 से माइनस नहीं करूँ। समझ आ गई बात? इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, उस तरीके से करोगे आंसर सही आएगा, वरना मार्क स्कीम की बात सुननी है तो उसकी बात सुन लो। समझ आ गई बात?